हाँ, जल्दी सतनाम स्टार्ट। जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे जुड़े हैं मनोज खांडे मन जी, एक साहित्यकार और कवि हैं और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब, मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मनोज खांडे मन जी। सादा धन्यवाद आप सबका। आज के इस परिचर्चा में आपसे चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों के लिए भी हम आपके परिचय इसलिए भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, कवि हैं। और कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। इसलिए आज हम्म। के इस खास एपिसोड में आपका हम बहुत दिल से स्वागत करते हुए आज की इस परिचर्चा पर जी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर अमेरिका से जुड़ चुके हैं। और हमारे मेघराज जी भी अभी आपसे थोड़ी बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा जी। कि आप अपना पहले परिचय बताएं, कहाँ आपका जन्म हुआ और साहित्य के क्षेत्र में कब से आपका जुड़ाव हुआ है, और अभी तक किन किन मंचों पर क्या क्या कौन से विधा की कवि आप हमारे दर्शकों तक लाते हैं। जी, जी, जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को सादर धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि देखा गया है कि जो नव कलमकार हैं, जो नए जो कलम के सिपाही हैं जिनको बोला जाता है, उनके लिए मंच जो प्रदान करना, वो किसी जी। चमत्कार से कम नहीं है। और मंच मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है नए कलमकार के लिए। तो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया, इसके लिए आप सबको कोटि-कोटि बधाई। और मैं आपको आपका यह काम निरंतर चलता रहे, इसकी मैं दुआ करता हूँ। मेरा नाम मनोज खांडे मन है। मन चूंकि मन मैंने अपने से रख लिया है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में एक नाम रखना पड़ता है। जी। तो मनोज खांडे मन मेरा नाम पड़ा। अ, मैं मूलतः जो है छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से जिले जांजगीर चांपा का निवासी हूँ। अभी अभी जो जांजगीर चांपा से अलग होकर के सक्ती जिला बना है, तो अब मेरा मूल जिला हो गया सक्ती। मेरा जन्म जो है 13/3/83 को हुआ था। पापा जी का नाम श्री इंदिराम खांडे और माता जी का नाम जो है श्रीमती गुरबारी देवी है। जी। अ, देख। आपकी आवाज आवाज बंद हो गई है, आपकी आवाज को म्यूट करें। जी। क्या था? जी, अभी ठीक है, आवाज ठीक। हाँ। जी, जी, वो फोन आ गया था, इसके चक्कर में थोड़ा सा आवाज जो है डिस्टर्ब हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मूलतः रूप से जो है अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, वो शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ अपना। यहीं बिलासपुर जिला में मेरी पोस्टिंग है। प्राथमिक शाला डगनिया, प्राथमिक शाला डगनिया है। और जहाँ तक लेखन की बात है, तो लेखन में मैं जो लिखता हूँ गजल, छंद और मुक्त रचना में मैं अपनी लेखनी चलाने की कोशिश करता हूँ। जी। मेरी उपलब्धि में आप अगर देखेंगे तो दिल्ली बुलेटिन, काव्य बुलेटिन के तहत जो आकाशवाणी बिलासपुर में काव्य पाठ होता है, उसमें मुझे एक बार आमंत्रित किया गया था। ये मेरी सौभाग्य की बात है। और मानव कल्याण एवं सामाजिक विकास संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा मुझे साहित्य के क्षेत्र में शिक्षा एवं साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है। और जो अभी कोरोना काल के बाद जो एक दौर चला है साहित्य में, ऑनलाइन ऑनलाइन कवि गोष्ठी का, उसमें मैं बहुत सारे आयोजनों में पार्टिसिपेट किया। और कई सारे आयोजन ऐसे भी हुए जो मैं ऑर्गेनाइज करता था अपने कवि मित्रों के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ऑफलाइन में भी जो है, जो मैं ये कार्यक्रम में मैं गया हूँ, कई बहुत सारे कार्यक्रम में। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ कलमकार मंच, हम लोगों ने मिल करके हमारे आदरणीय श्री किशन टंडन क्रांति सर जी की अगुवाई में एक मंच हम लोग तैयार किए हैं, जिनका नाम है छत्तीसगढ़ कलमकार मंच। उसमें मुझे सचिव का दायित्व सौंपा गया है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और जी। जी। इस मंच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक डेढ़ साल के अंतर्गत हमने अपने मंच के माध्यम से तकरीबन 40 से 50 पुस्तकों का विमोचन कराया है। इस जी। छोटी सी अवधि में 40 से 50 जो पुस्तक का विमोचन कराया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।
बस यही है, जो है मेरा परिचय, छोटी सी परिचय है बस। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज जी, और हम आपकी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे चाहेंगे जी कि आप कौन-सी विधा की कवि को, हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे दर्शकों को, हमारे देशवासियों को कौन-सी ऐसी प्रेरणा से संबंधित काव्य रचना को आप लिखते हैं, और आपकी इस क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर भी हम थोड़ा-सा प्रकाश डाल लेते हैं। क्योंकि इंसान जब जी पढ़ाई-लिखाई करता है, स्टूडेंट रहता है, छात्र रहता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो उसके अंदर में विशेष प्रकार की प्रतिभाएँ होती है और इंसान उस क्षेत्र में चला जाता है। तो हमारे देश में यूँ तो बड़े-बड़े कवि हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती पे बहुत सारे हम लोग अभी कवियों को कवियों को हमारे इस मंच के माध्यम से हम लगातार बुलाते रहे हैं, तो उसमें हम आज पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इसलिए हम आपसे जी ही जी। जानना चाहेंगे कि आपकी इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। शुरुआत में ऐसा है कि अ, जब काफी वर्ष पहले जो है, जब मैं छोटा था, उस समय हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। जी, साथ में पढ़ते थे तो कुछ दोस्तों के साथ गपशप भी चलती थी हम लोगों की। तो वो गपशप चलती थी, उस समय दूरदर्शन का ज़माना हुआ करता था। दूरदर्शन में चित्रहार आया करता था। चित्रहार जी, आपको पता होगा, चित्रहार एक बहुत फ़ेमस। तो उसमें क्या है, कुछ गाने आते थे, तो वो गाने को पता नहीं कैसे मुझे याद हो जाता था। और गाना जो है याद हो जाता था, तो उसी लय में, उसी धुन में कुछ मैं गुनगुनाने लगता था। तो अपने दोस्तों के बीच ऐसी ही, यही यही समझिए कि यही धीरे-धीरे जो वो गाने की पकड़ है, मुझे जो जो गाना रुचि है। याद हो जी। जाता था, जो हुँ, रुचि है, जी, कहीं न कहीं वहीं से शुरुआत हुई मेरी इस लेखन के लिए मुझे प्रेरित करती थी। और बीच में उसके बाद फिर कुछ ऐसे शख्स मिले जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं शौकिया तौर पे लिखता था। मैं सिर्फ़ शौकिया तौर पे लिखने लगा, उसके बाद क्या हुआ, हमारे बीच में मैं मंचों से जुड़ने लगा। व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप के ज़माने में मंचों से जुड़ने लगा। तो मंच जब जो लेखक मंच से जुड़ने लगा, तो उसमें जाकर के मेरी लेखनी जो है, वो विधिवत होने लग गई। तो यहाँ से मैं अपनी कविता का जो है ज़्यादा निखार आया मेरे मेरी कविता में। मेरी कविता में जो है ज़्यादा निखार आई। इस तरह से मेरा जो है काव्य यात्रा शुरू हो गई है। अब देखते हैं अंतिम जी, कहाँ तक जाती है। बाकी आप जी। जैसे अगर मार्गदर्शक मिले और आगे बढ़ाने वाले मिले, तो ज़रूर आगे कुछ अच्छा भविष्य होगा, ऐसा जी। कामना करते हैं। जी, मनोज जी, हम आपसे पहली कोई आपकी यादगार कविता हो, या जिसकी शुरुआत जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा हो और वहीं से आपकी उपलब्धि या आपकी पहचान बनी हो, ऐसी कोई कविता को हमारे दर्शकों तक सुनाएँ, और आपकी हम दोबारा उस याद को ताज़ा करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी, जी, ज़रूर। मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं बहुत पहले मुक्तक ऐसे ही मुक्त रचना लिखा करता था, तो उसमें क्या है, 1-2 रचना में ऐसा मतलब मैं सामने आया मुझसे। अब ज कभी-कभी क्या होता है, समय भी ऐसा होता है, परिस्थिति भी ऐसा होता है, और उस समय आप जो लिखना नहीं चाहते हैं, वो भी लिखा जाता है। जी, तो ऐसे ही मतलब एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ कि यूँ सूखे खेतों में पसीना बहाया जा रहा है। यूँ सूखे खेतों में पसीना बहाया जा रहा है कि जैसे मुर्दों को फिर से जगाया जा रहा है। यूँ सूखे खेतों में पसीना बहाया जा रहा है कि जैसे मुर्दों को फिर से जगाया जा रहा है। कैसे रहेगा अमन चैन से कभी मुल्क मेरा? कैसे रहेगा अमन चैन से कभी मुल्क मेरा? आग सियासत का दिलों में लगाया जा रहा है। आग सियासत का दिलों में लगाया जा रहा है, और सबका साथ सबका विकास जैसे नारों से, सबका साथ सबका विकास जैसे नारों से ख्वाब आंखों में सिर्फ सजाया जा रहा है। और हिंदू मुस्लिम उच्च नीच जैसे गंभीर मुद्दों को, हिंदू मुस्लिम उच्च नीच जैसे गंभीर मुद्दों को
सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा है। और जाने कब होगा मन मेरा हकीकत से रूबरू, जाने कब होगा मन मेरा हकीकत से रूबरू, अजीब अजीब मुद्दों से इसे भटकाया जा रहा है, अजीब अजीब मुद्दों से मुझे भटकाया जा रहा है। जी। ये जी, बहुत ये जो है। जी। बहुत शुक्रिया आपकी इस पहली कविता को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो इस चैनल के जो संपादक हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, मेघराज सरदार जी, वो भी कई किताबों जी। को के लेखक हैं, वो लिखते भी रहते हैं और उनकी कुछ जो कविता है वो भी गायन के रूप में हमारे विभिन्न भाषाओं में गाई जा चुकी है। तो जी। मैं जी। चाहूँगा कि आज के इस मंच में आपसे अगली परिचर्चा के रूप में, जैसे आपने कहा कि ये जो एक ज्वलंत बातों को आपने एक संजो करके एक पिरोया है शब्दों में, तो बहरहाल जी। छत्तीसगढ़ की जो स्थितियाँ हैं और जी। छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं, जो छत्तीसगढ़ जी। के जो सामाजिक समरसता है, इसको लेकर के कोई ऐसी छत्तीसगढ़ नहीं अपितु पूरे भारत देश के अंदर में आज सामाजिक जो भारत। व्यवस्था है, इसको लेकर के कोई अगर आपके पास कविता हो, तो हमारे दर्शकों तक इस प्रेरणा भरी साहित्य और कवि के माध्यम से हमारे दर्शकों तक दोबारा हम चाहेंगे कि कोई ऐसी गीत और कविता हमारे बीच में। जी। जी, मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा ऐसी। मैं जो देश में हालात अभी अभी जो वर्तमान में चल रहा है उनके संबंध में आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। सुनिएगा। जी, एक गजल आपको समर्पित कर रहा हूँ कि अर्ज किया है कि बखुदा एक हो इंसान बड़ी मुश्किल है, बखुदा एक हो इंसान बड़ी मुश्किल है, सबको मिलता नहीं सम्मान बड़ी मुश्किल है, बेटियां अगर नहीं महफूज मंदिरों में तो, बेटियां अगर नहीं महफूज मंदिरों में तो, पत्थरों को कहूँ भगवान बड़ी मुश्किल है, पत्थरों को कहूँ भगवान बड़ी मुश्किल है। और इसका इस गजल की एक शेर कुछ यूं है कि चंद पैसों के लिए चौक में चौराहों में, चंद पैसों के लिए चौक में चौराहों में, बिक रहा है यहाँ ईमान बड़ी मुश्किल है, बिक रहा है यहाँ ईमान बड़ी मुश्किल है, बाखुदा जी, एक हो इंसान बड़ी मुश्किल है, सबको मिलता नहीं सम्मान बड़ी मुश्किल है। ये अभी के जो हालात है, अभी की जो हालात है देश में, सभी इंसान को एक नजरिए से नहीं देखना, सबको एक रूप से सम्मान नहीं करना, प्लस जिस तरह से देश में बेटियों का हाल है, उसको लेकर के काफी पीड़ा होती है। और जी, इसीलिए और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप कुछ बोलते हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं तो एक सिस्टम है जो आपको दबाने की कोशिश करती है, आपकी जी, बातों को दबाने की कोशिश करती है। तो उस पे अर्ज किया है कि मुझको नजरों से गिराने पे तुली है दुनिया, मुझको नजरों से गिराने पे तुली है दुनिया, खाक में मुझको मिलाने पे तुली है दुनिया, बोलता सच हूँ हमेशा मैं इसलिए यारो, बोलता सच हूँ हमेशा मैं इसलिए यारो, मेरी आवाज दबाने पे तुली है दुनिया, मेरी आवाज दबाने पे तुली है दुनिया। जी। अ, मनोज जी, जैसा कि हमारा ये जो चैनल है वॉइस ऑफ मानवता चैनल जी। है हिंदी में, इसको हम अंग्रेजी जी। जी। में POFTV शॉर्टकट में हमारा नाम है, जी। लेकिन ये जिन लोगों की आवाज़ नहीं है वैसे लोगों की हमारा ये चैनल है और ये चैनल जी। आप सब जैसे ऐसे लोगों की आवाज़ है।
तो बहरहाल इस जी, जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि अ, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में गाँव-गाँव में या कम पढ़े-लिखे लोग भी ऐसे बहुत सारे साहित्यकार और कवि हैं, जिनको जैसे जी। अभी आपने कहा कि हम लोगों ने एक मंच बनाया है, तो जी, जी। आप देखते होंगे कि ऐसे जो विलक्षण कवि हैं, वो भी आज गाँव क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में हैं। लेकिन उनको प्लेटफ़ॉर्म देने की अगर ज़रूरत है, उनको सजाने की ज़रूरत है, तो वो भी देश और दुनिया में अपनी नाम कमा सकते हैं। तो इस दिशा जी, जी, में जी। साहित्यकारों को और कवियों को जोड़ने की दिशा में क्या शासन स्तर में कोई प्रयास की जा रही है? या आप लोग स्वयं से ही अपने संगठित हो रहे हैं? इस पर भी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को लेकर के जो ख़ास करके जो हमारा ग्रामीण इलाका है, इसमें हमें हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे विलक्षण प्रतिभाएँ गाँव-गाँव में देखी जा सकती है। इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। जी, जी, मैं ज़रूर इसमें थोड़ी-सी प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि अ, हम लोग अपने स्तर पे तो काम कर ही रहे हैं और हमारे जैसे कुछ और जो अ, ऊर्जावान साथी हैं वो लोग विभिन्न मंचों के माध्यम से जो नव कलमकार साथी हैं, जो गाँव-गाँव में रहते हैं, जिनको मंच नहीं मिलता है, उनको मंच देने का प्रयत्न कर रहे हैं। रही बात शासन की, तो शासन की एक महती योजना योजना का तो नाम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में शासन के द्वारा एक ज़बरदस्त योजना कहा जाए, उसको लागू किया गया है। उसके माध्यम से जितने भी कलाकार हैं चाहे वो लोक गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो वाद्य यंत्र के क्षेत्र में हो, विभिन्न प्रकार की जो जिनके अंदर कुछ कला है, जो कलाकार है, जी, कलमकार हैं, इनके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए शासन के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और उनमें सबको निवेदन किया गया है कि वे सभी अपना जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करें ताकि शासन के पास में और रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ वे अपनी विधा में लिखें कि वे किस विधा के हैं और उनके अंदर ऐसी क्या खूबी है, क्या कला है उनके अंदर में, उसको स्पष्ट उसमें लिखने के लिए बोले हैं। और इससे शासन की मंशा यही है कि मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी कलमकार साथी हैं, जितने भी कलाकार साथी हैं उनका डाटा, उन सभी का डाटा एक जगह एक उनके पास एकत्रित हो जाए और मुझे लगता है कि शासन जो है ये डाटा कलेक्ट करने के बाद में उनके लिए कुछ मतलब योजना बनाएँगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की तरफ से हुँ, एक प्रपोज़ल दिया जाता है प्रतिवर्ष कि आप अपनी जो पुस्तक है, अगर आप लेखक हैं और आप पुस्तक नहीं छपवा सकते और पुस्तक नहीं छपवाने के साथ-साथ आप उसकी मार्केटिंग जो होता है, वो नहीं कर सकते, तो आप जो है अपनी लेखनी को एक वो बना करके फ़ाइल बना करके आप उसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में जमा करें। वहाँ पे आपकी लेखनी को देखा जाता है कुछ मापदंड के में वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसके बाद निःशुल्क उसको पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है और प्रकाशन होने के बाद में उसका विमोचन भी भव्य तरीका से यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों जी के हाथों किया जाता है और उसमें उन कलाकार जिस कलाकार साथी का जो है कब वो पुस्तक छपा रहता है, उनको आमंत्रित करके उनको सम्मान दिया जाता है। हमा ब ब और कहा जाए कि अंतिम ये कहा जाए कि शासन स्तर पे भी कुछ अच्छी-अच्छी योजनाएँ अभी आ रही हैं। और हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं, वे भी विभिन्न प्रकार के मंचों के माध्यम से जो है कवि साथियों को और कलाकार साथियों को मंच देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया और हम जैसा कि अभी हम लोगों को कुछ मालूम चला है कि जी। आपने राजभाषा आयोग का जो इसके बारे में परिचर्चा की है, तो वो भी जो सचिव हैं डॉक्टर अनिल बख्तरी साहब, उनको भी हम लोगों ने कभी जी। 2-3 कार्यक्रमों में आमंत्रित किया है और इस बारे में जी, हम जी, उनसे जी। विस्तार से भी और चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा जी, करना जी। चाहेंगे कि जो ऐसे दुर्लभ कलाकार हैं, उनको हम जी। लोग अपने इस मंच के माध्यम अभी तो हम बारी-बारी से एक-एक इंटरव्यू कर रहे हैं और जी, जब जी। आप लोगों का संग्रह हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि जितने भी जिनको हम नहीं भी जानते हैं ऐसे भी कलाकारों को हम महीने में 1 बार या 2 बार हम कवियों को लेकर, रचनाकारों को लेकर एक अ श्रृंखला के रूप में कार्यक्रम रखना भी चाहेंगे। तो इसमें आप लोगों का योगदान हम लोगों से अपेक्षित रहेगा।
तो बहरहाल हम इस जी, चर्चा को जी। आगे बढ़ाते हुए फिर से हम चाहेंगे कि ये तो हुई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और आप लोगों के प्रयास के द्वारा। लेकिन जी, आज जी। भी हम अगर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कला की कोई कमी नहीं है। नहीं। अभी-अभी हमारे रायगढ़ जिले में जो राजा चक्रधर सिंह हुआ करते थे, जो कला को उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संरक्षित किया और वो एक देश और दुनिया में जाना जाता है चक्रधर समारोह के नाम से। और अभी वो जी, जी। आज आज उनका अंतिम कार्यक्रम है रायगढ़ जी। उस कार्यक्रम में भी हम जब जाते हैं देखते हैं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकारों को उस मंच में आमंत्रित किया जाता है, जगह दिया जाता है। इस साल चुनाव को देखते हुए जो 8 दिन का कार्यक्रम होता है वो 3 दिन का रखा गया है और जी, स्थानीय स्तर के कलाकारों को वहाँ आमंत्रित किया गया और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रायगढ़ के उस चक्रधर समारोह में विभिन्न प्रतिभाओं को देखने को मिला है। तो ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के विविध कलाकारों को अ, जी, हमारे लोगों को हमारे इस जो रत्न रूप जो कलाकार हैं, उनको देश और दुनिया में जाने का मौका मिले, उनको अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने का मौका मिले। बहरहाल इस चर्चा जी, को हम फिर से आगे बढ़ाते हुए, हम चाहेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों की जानकारी में आप लोगों को कोई सूचीबद्ध ऐसा जो नए-नए कलाकार हैं, कलमकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनकी लगभग सूची कितनी है और कितने ऐसे नव युवक, नवयुवती अ कवि और साहित्यकार सृजन हो चुके हैं या लोगों की जानकारी में आ चुके हैं? इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें। जी, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो मैं आपको सबसे पहले ज़िक्र किया था छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के बारे में। जी, हमारा ये जो संस्था है, वो राज्य स्तरीय संस्था है। इसको हमने रजिस्टर कराया था, वही साल भर, डेढ़ साल हो रहा है। लेकिन जी, हम इस मंच के माध्यम से अभी तक तकरीबन 7 से 8 काव्य साझा संग्रह मतलब छपवाने का काम किया है। और जो नए कलमकार साथी हैं, उनकी रचना को उसमें शामिल करते हैं और भव्य तरीके से उनका जो है पुस्तक विमोचन करा करके सम्मान करने का काम करते हैं। इस तरह से उनकी लेखनी को प्रोत्साहित करने के लिए तो छोटा-सा प्रयास हम लोग करते हैं। तो उसमें तकरीबन प्रत्येक पुस्तक में तकरीबन 50 से 55 के आसपास जो साहित्यकार हैं, वो शामिल हो रहे हैं, जी, कंटीन्यूअस। तो आप हम ये मान के चलते हैं कि 50 से 55 वो हो गए और इधर तकरीबन हमारे पास में 80-90 जो साहित्यकार हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास में है। वो जी, लोग जो नए जो कुछ अपने आप को लेखन के क्षेत्र में स्थापित कर चुके हैं और कुछ नहीं कर पाए हैं। ऐसे दोनों प्रकार के जो साहित्यकार हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास में है और ये अच्छी बात है कि हमारी संस्था की ओर से जो है ये प्रयास किया जाता है कि हमेशा हम कुछ नया करें और इसी तारतम्य में मतलब आप ये कहें कि 50 से 55 साहित्यकारों को कंटीन्यूअस उनकी रचना को शामिल करना और उनको प्रोत्साहित करना, उनको मंच में सादर आमंत्रित करके उनको कविता पाठ करने का अवसर प्रदान करना और प्लस जी। मंच में ही उनका सम्मान करना। अगर हुँ, आप हुँ, किसी कलमकार साथी को हुँ। मंच उसके लिए किसी भी साहित्यकार के लिए मंच एक अमृत के समान होता है और हम ये कहें कि अ, मतलब नए कलमकार साथी को मंच दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जी। इस तरह से हमारे पास ये कहना चाहिए कि मतलब 70 से 80, 90 के आस-पास हुँ, साहित्यकारों की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। हुँ, हुँ। जी। मैं आपकी अगली रचना के बारे में आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे दर्शकों तक आपकी अगली कोई रचना है जो काफ़ी पॉपुलर है, इस टाइप की कोई रचना हमारे दर्शकों तक लाएँ? जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मेरी जो पसंदीदा जो मुद्दा है, वो बेटी के ऊपर है और मैं ज़्यादातर बेटियों के ऊपर ही लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी, तो मैं उसी में आपको सुनाता हूँ कि सुनिएगा कि एक गज़ल है, गज़ल में आपको मतलब हाज़िर कर रहा हूँ कि जी, बेटियाँ ही क्यों यहाँ पर जुर्म बस सहती रहे, जी, बेटियाँ ही क्यों वहाँ पर जुर्म बस सहती रहे, बेटियाँ ही क्यों यहाँ पर जुर्म बस सहती रहे,
सभ्यता के नाम पर ये भेंट बस चढ़ती रहे। अब देखिएगा, सामाजिक बंधन जो होता है वह बेटों के से पहले बेटियों पर लागू होता है। सारी जो समस्याएं हैं और सारी जो बाधाएं हैं, सारी परंपराएं हैं, और उसे मानने के लिए बाध्य किसको किया जाता है? बेटी को किया जाता है। तो इसी पे है कि बेटियां ही क्यों यहाँ पर जुल्म बस सहती रहे, सभ्यता के नाम पर ही भेंट ये चढ़ती रहे, और है यही अफसोस मुझको क्यों हमेशा से यहाँ, है यही अफसोस मुझको क्यों हमेशा से यहाँ, आबरू खोकर कहो क्यों लाश बन जलती रहे। आबरू खोकर कहो क्यों लाश बन जलती रहे, और कब तलक पंचायतों की बेतुकी फरमान से, कब तलक पंचायतों की बेतुकी फरमान से रोज समझौता कहो कि अंगजा करती रहे। अंगजा मतलब होता है बेटियां, ठीक है। कब तलक पंचायतों की बेतुकी फरमान से रोज समझौता कहो क्यों अंगजा करती रहे, और हर तरफ से घूटते आंखें दरिंदों की यहाँ, हर तरफ से घूरते आंखें दरिंदों की यहाँ, खौफ लेकर बेटियां क्यों राह में चलती रहे, खौफ लेकर बेटियों क्यों राह में चलती रहे, और देख कर चुपचाप आंखें मौन है सबकी यहाँ, देख कर चुपचाप आंखें मौन है सबकी यहाँ, व्यर्थ उम्मीदें लगा मन क्यों सुता बैठी रहे, व्यर्थ उम्मीदें लगा मन क्यों सुता बैठी रहे, बेटियां ही क्यों हमेशा जुल्म बस सहती रहे, सभ्यता के नाम पर ही भेंट ये चढ़ती रहे, भेंट ये जी, चढ़ती रहे। जी। जैसा कि बेटियों पर आप कविता लिख रहे हैं और मैं इस पर थोड़ा इंगित करना चाहूँगा। जिस ढंग से स्लोगन अभी चल रहा है देश के अंदर में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और जी जी अभी-अभी लोकसभा में महिला सशक्तिकरण बिल लाया गया है, उनको आत्मनिर्भर जी बनाने जी के लिए। लेकिन अगर हम जी आप देखें तो सबसे ज़्यादा बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जुल्म अगर ज़्यादती देखी गई है, तो इस हम्म, समय में आप मणिपुर की घटना को ले लीजिए। उधर जी 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 जो जो विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, उनको घसीट-घसीट करके नसीब। दिल्ली में उनको मारा-पीटा गया। वो अपनी अ, शोषण के लिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन उस पर एक ऊँचे पदों पर ओहदे पर बैठे सांसद और वो खेल का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, उस पर आसीन व्यक्ति के ऊपर में कुछ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं कथनी और करनी पे जो यहाँ जो फ़र्क नज़र आ रहा है, उसको आप किस जी जी नज़रिए से देखते हैं एक कवि होने के नाते? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो शासन स्तर की बातें हैं, जी, वो कहीं ना कहीं उनकी हरकतों से जी, सिर्फ बातें लगती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया गया है वो बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है उनकी। मैं ये नहीं कहता कि सोच अच्छी नहीं है, पर इसको अमल करेगा कौन? अमल करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। और अमल जी, तभी हो सकता है जब हम हर अपराधी को एक तराजू में एक समान तौलें। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपराधियों को देखने का नजरिया, जो शासन की अपराधियों को देखने का नजरिया, ये जो नजरिया वो लोग अपनाते हैं, ये गलत है। अगर पार्टी विशेष पे बात करें, तो अगर शासन पक्ष का कोई मंत्री जो है इस प्रकार के उसमें कृत्य में फंसते हैं, तो उसको देखने का नजरिया, शासन की उनको देखने का नजरिया, और अगर विपक्ष पार्टी का, और अगर विपक्ष पार्टी का कोई जो नेता है इसमें इस कृत्य में पकड़ाता है, तो उनको देखने का नजरिया, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। और यही बात हमारी जो है कहना चाहिए भारतीय मीडिया की भी है। थोड़ी बहुत किस मुद्दे को कितना और कहाँ तक लेके जाना है, इसका एक पैमाना होना चाहिए। और कहीं न कहीं जो है शासन को एक नियम ये भी लागू कर देनी चाहिए कि मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आज़ादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया को वहाँ तक ही स्वतंत्र रखे, जहाँ तक बातें, तथ्य हो, उनको आगे चल के किसी से माफ़ी माँगने की ज़रूरत ना पड़े। जी।
किसी भी खबर की बिना सत्यता जाने कुछ भी चलाना और बाद में जाकर के माफी मांगना, ये कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने वाली बात होती है, क्योंकि जब खबर चलती है जब खबर चलती है तो वो टीवी वो चैनल के माध्यम से प्रत्येक घर में पहुंच जाती है। और जी, उसके लिए जो शो चलाई जाती है वो बहुत लंबी लंबी डिबेट भी होता है, लेकिन जब माफी मांगने की बारी आती है तो इतना शॉर्ट में, वो 2 मिनट की 2 मिनट के एक माफीनामा होता है। तो वो 2 मिनट की वीडियो कौन देखेगा? जी, आप आधे आधे घंटे आप किसी व्यक्ति के लिए आधे आधे घंटे का शो चला रहे हैं, और जब वो आपका वो शो में जो आपके द्वारा बोला गया जो शब्द है वो गलत साबित हो जाता है, तो आपको आधे आधे घंटे शो साफ करके उसको वो करना चाहिए कि मतलब हाँ ये हमारे द्वारा गलती हो, लेकिन नहीं, वो आधे आधे घंटे का शो के लिए 2 मिनट का माफीनामा रहेगा। ये जी, काफी सारी है। तो योजनाएं योजनाएं आप बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको अमल करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। अब देखिए, मैं हमारे यहाँ की बात करता हूँ, हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, गोठान योजना। बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि गोठान योजना का क्रियान्वयन अगर सही से किया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो दुर्घटनाएं होती है उसमें 90% की कमी आ जाएगी, तत्कालिक कमी आ जाएगी। जी, और वो गोठान योजना का मतलब ही है कि आवारा पशु जो बाहर घूमते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था एक जगह किया जाए, और एक जगह किया भी गया है, पैसे भी खर्च हुए हैं उसमें, लेकिन वो आवारा पशु को वहां रखते नहीं। उसके लिए बकायदा बजट है। आज भी आवारा पशु को देखिए, आपको रोड मिल जाएगा। तो योजना आप बनाते हैं, योजना आपकी मानसिकता सही है, योजना आप सही बनाते हैं, लेकिन क्रियान्वयन कौन करे? जी। प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपकी इस सुझाव को लेकर मैं आपसे फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि जैसा कि एक तरफ कथनी और करनी में फ़र्क है, ऐसे हालात में जिस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को अपना हक अधिकार दिया, राइट दिया, वैसे जी बेटियों जी। को भी बहुत सारे राइट हैं। लेकिन ऐसे राइट है। हालात में आज के परिदृश्य में ऐसे जो बेटियाँ हैं, उन उन बेटियों को क्या करना चाहिए? कैसे उनको सज़ा देना चाहेंगे कवि के रूप में? कि कैसे वो अम, सबल बन सकें, अन्याय अत्याचारियों के साथ कैसे लड़ सकें? क्योंकि फाइट तो खुद को करना पड़ेगा। जी जी जी, जरूर जरूर। मैं देश के उन तमाम बेटियों से बस यही कहना चाहूंगा कि जितना दुनिया में हम समझते हैं कि तलवार से फैसला होता है, सबसे जी, ज्यादा ताकतवर हथियार हथियार है। ये इसको मिथक साबित किए हैं किन्होंने? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने ये जी, साबित कर दिया है कि हथियार से ज्यादा ताकतवर कलम है। जी, तो हमारे देश की तमाम बेटियों को कहना चाहूंगा तो वे अपने कलम को मजबूत करें। कलम को मजबूत करने का मतलब यही है, वो अपनी वो शिक्षा पे ध्यान दें। जितनी मजबूत उनकी उनकी शिक्षा होगी, उतनी मजबूत उनकी जागरूकता होगी, और उतनी ही मजबूत वो बनेंगी। प्लस आत्मसम्मान भी उनका बढ़ेगा। हर तरह से हर तरह से अगर आप देखा जाए कि आप अगर अपनी शिक्षा को दुरुस्त कर लेते हैं तो आप अपनी एक पीढ़ी को दुरुस्त कर लेते हैं। आपने धन कमाया, वो कल के डेट में वो धन भी चोरी कर लिया जाएगा, लेकिन आपकी शिक्षा को चोरी करने वाला आज तक कोई नहीं है। आप जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ता है। हमारे देश की बेटियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि संगठित रहे और शिक्षा प्राप्त करें। आप देखिएगा कि सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर किसी बेटी पे अत्याचार होता है, अगर किसी बेटी पे अत्याचार होता है, तो मैं ये नहीं देखता कि मतलब कितनी बेटियां उनके लिए सड़क तक की लड़ाई लड़ती हैं। जी, अगर बेटियों में संगठन हो जाए, अगर बेटियों में जात धर्म को भूल करके संगठित हो जाए वो लोग, तो किसी भी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बेटियों के ऊपर जास्ती जुल्म करे। जी, संगठित होना है।
और संगठित भी ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी एक स्लोगन दिए थे, एक नारा दिए थे कि मानव मानव एक समान। अगर हम इस शब्द को लेकर के चले, इस शब्द को लेकर के चले, तो निश्चित तौर पे अगर सभी को एक नजरिए से देखा जाएगा तो सारा चीज बढ़िया हो जाएगा। जी। जी जी, बहुत सुंदर आपने विचार रखे हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी के स्लोगन पूरी मानवता को विश्व शांति और सुखमय जीवन की ओर ले जाने का एक संदेश बाबा जी का है। और जी मन जी जी के मन के एक बराबर बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश है। इसको पूरी जी जी देश जी और दुनिया में अगर अमल किया जाए, तो मुझे लगता है जी जी देश और दुनिया को विश्व शांति के स्तर पर लाने में ज़रा-सी भी देरी नहीं लगेगी। लेकिन जी जी किंतु नीति और नीयत में लोगों का जो फ़र्क है, इसके अंदर में भी फर्क कहीं है। न कहीं आज देश का ये जो हाल है वो अ, बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए फिर से हम चाहेंगे कि कोई प्रेरणास्पद, जैसा कि आपने कहा कि मैं बेटी पर लिखता हूँ, तो इस पर मैं कोई कविता आपके मुखारबिन से चाहूँगा कि अगली कविता हमारे दर्शकों तक। जी, मैं बेटी पर कविता आपको सुनाना चाहूंगा। पहले मैं आपको एक मुक्तक से जोड़ता हूँ कि देखिए, मैं राजनीति से बड़ा दलदल नहीं देखा, मैं राजनीति से बड़ा दलदल नहीं देखा, हाँ एक भी नेता को मुकम्मल नहीं देखा, यूं बेटियों पे जुल्म जाजती गुनाह की, यूं बेटियों पे जुल्म जाजती गुनाह की, जो पाप धो सके वो गंगा जल नहीं देखा, जो पाप धो धो सके वो गंगा जल नहीं देखा। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहूंगा कि जिस्म वही है, सुनिएगा कि जिस्म वही है, खरीदार बदलते रहे, जिस्म तो वही है, खरीदार बदलते रहे, कुछ वक्त के लिए अधिकार बदलते रहे, कुछ वक्त के लिए अधिकार बदलते रहे, कहीं ईमा, कहीं ईमान, कहीं जज्बात, कहीं ईमान, कहीं जज्बात बिकते हैं आजकल, कहीं ईमान, कहीं जज्बात बिकते हैं आजकल, दुकान वही है, दुकानों में व्यापार बदलते रहे, दुकान वही है, दुकानों में व्यापार बदलते रहे, और लहू लुहान पड़े हैं सब, लहू लुहान पड़े हैं सब, किसने किसको मारा पता नहीं, लहू लुहान पड़े हैं सब, किसने किसको मारा पता नहीं, मुद्दे धार्मिक है बस तलवार बदलते रहे, मुद्दे धार्मिक है बस तलवार बदलते रहे, और अंतिम में कि दो वक्त की रोटी सबको मिलेगी बराबर, दो वक्त की रोटी सबको मिलेगी बराबर, सपने दिखा दिखा के सरकार बदलते रहे, सपने दिखा दिखा के सरकार बदलते रहे, सपने दिखा दिखा के सरकार बदलते रहे। वाह! बहुत सुंदर। अ, मनोज खांडे जी, जैसा कि आप अपनी बातों से, अपनी कवि और रचना के माध्यम से जिस ढंग से समाज के अनछुए पहलुओं को आप छूने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ज्वलंत है। मैं चाहूँगा कि जो अ, कवि है, आजकल जी कवियों के ऊपर में, पत्रकारों के ऊपर, लेखनकारों के ऊपर में भी शुरू में भी आपने कहा था कि कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनको डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आज के इस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में कि आप सही चीज़ों को इंगित ना कर सकें और उनको आईना ना दिखा सकें। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया किस टाइप की होगी एक कवि या एक साहित्यकार होने के? जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये नजरिया की बात होती है। अ, कलम अगर किसी के दबाव में झुक जाए, हुँ, तो फिर कलम 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 अगर किसी के दबाव में झुक जाए तो फिर कलम की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। जी, कलम जो है एक कवि को कभी भी सत्ता के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, कभी भी सत्ता के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। आप इसको एक महीन धागे में पिरो के देखिए कि
आप देखिए कि होता क्या है कि कश्मीरी पंडितों को, अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी पंडितों के घर जला दिया। कश्मीरी पंडितों के घर जला दिया गया, उन्हें क्या बोला गया? आतंकवादी। कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडितों के घर जलाने वालों को आतंकवादी बोला गया। लेकिन यहीं पे दलितों के घर को जलाने वाले को दबंग बोलते हैं। जी। अब इस पर अब इस पर आवाज कौन उठाएगा? इस पर रचना कौन करेगा? इस पर कविता कौन लिखेगा? जी। इसकी जवाबदारी किसकी है? तो हम कवियों की है। कवि जो है, आजकल एक और शब्द में सुनने में आया है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि सरकारी कवि भी आ गए हैं आजकल। सरकारी कवि भी आ गए हैं आजकल, बातों को समझिएगा। जी। सरकारी कवि, जी। है ना? सरकारी कवि, मतलब कहने का मतलब ये है कि मणिपुर में जो घटना घटी, उसमें उनके उनके मतलब जो वो सरकारी कवि किसको बोला जाता है? और इस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि मणिपुर में जो घटना घटी, उन पर सरकारी कवियों के द्वारा एक भी कविता नहीं लिखी गई, जबकि वो बहुत ज्वलंत मुद्दा था। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसी, यहाँ इंडिया इंडिया और भारत की बात हो रही है, इंडिया और भारत की बात हो रही है ना? तो जी। इंडिया जो है, इंडिया शब्द अंग्रेजों की देन है। इसको साबित करने के लिए 10 तो कविता आ गई। तो जी। कवि जो है हमेशा निष्पक्ष रहे। कवि की कलम जो है हकीकत को लिखे, कवि की कलम किसी से डरे ना। कवि जो है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि क्यों बोला जाता है? हमें इस बात को सत्य सही साबित करना है कि हम उस बात को कहने का दम रखें, वो भी इशारों में, उस बात को कहने का दम रखें वो भी इशारों में, जिस बात को कहने के लिए लोग बाग डरते हैं। और लोग हमारा साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे, देते हैं साथ। जो कवि जो होते हैं उनको लीडर होना चाहिए, कलम को कभी झुकने नहीं देना चाहिए। बस ये मानना है कि सरकारी कवि बन करके मत रहिए। अपनों के लिए लिखिए, अपने समाज के लिए लिखिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी कवि हैं, सिंगारिक है, उनका भी अपने हमारे जो उसमें अलग स्थान है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन उनके जी। साथ साथ सिंगार मैं भी लिखता हूँ। लेकिन श्रृंगार के साथ साथ जो है और काफी सारी जो विषय है, हमारे आसपास घटती हुई घटनाएं हैं, उस पर भी लिखना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी। आ, मनोज जी, जैसा कि अभी आपने काफी विस्तार से अपनी बातें आज के इस पटल पर विभाग रूप से रखने की कोशिश की है। हमारी बेटियों के लिए कोई और हाँ, उनको जगाने के लिए कोई जगदीश मैं कुछ कहना जगाने के लिए चाहता हूँ जी थोड़ा। जी, हमारे मेघराज जी आ गए हैं। मैं चाहूंगा मनोज जी मेघराज जी के साथ भी आप कुछ चर्चा कर लें। जी भाई साहब, सत जी श्री जी जी अकाल सबको, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। जी जी सॉरी, जी, मैं ये कहना धन्यवाद चाहता सादर हूँ, देखो नमस्कार। आपने दो बातें रखी है, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। बातें आपने एक तो कलम कलम की जो ताकत बताई है सबसे ज्यादा, इसमें जिन्होंने जो लिखा है ना वो उसके हिसाब से उनको गलत साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कलम की ताकत को रोकने बचाने के लिए ही लोग ये हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और हथियार उन अगर हथियार सच्चे इंसान के हाथ में हो तो कलम की रक्षा होगी। अगर हथियार जी जी गंदे लोगों के दिमाग में हाथों में होगा तो कलम की दुर्दशा होगी। दूसरी बात ये भी है कि कलम के ऊपर मैंने कविता भी लिखी है कि कलम अगर झूठे इंसान के हाथ में होगी तो कलम झुकेगी भी, बिकेगी भी और दफा भी हो जाएगी। और अगर कलम जी सच्चे जी इंसान जरूर। के हाथ में होगी तो ना झुकेगी, ना रुकेगी, ना कभी बिकेगी। तो याद रखिए, सच बढ़िया जो है। है ना, सच इंसान को इतना ताकतवर बना देता है। उसके बाद अभी देखा होगा आपने, सच का जो क्या प्रभाव पड़ता है दुनिया के अंदर। तो आपने जो जो लिखते हैं वो एक काबिल तारीफ है, लेकिन हर एक से ये मतलब जो जो सच्चा सच्चा इंसान होगा ना, वो कलम को रोक ही नहीं पाएगा अपने, वो चलती चली जाएगी। और जिनके अंदर जो झूठ भरा हुआ है, वो कभी ना वो सोच सोच कर लिखेंगे क्या लिखूं क्या ना लिखूं। लेकिन सच्चे इंसान कभी नहीं रुकते, ना झुकते, ना बिकते। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार करते रहे। हम मोबाइल सुमान की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी देंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। जी 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 धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे चैनल के सीईओ साहब हैं मेघराज सिंह जी, जो अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने आज का ये समय हमें प्रोवाइड किया है। तो हम मेघराज जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और कवियों के लिए उन्होंने खास हमें एक दिन का समय वो देते हैं, ताकि वो लोगों की आवाज़ बन करके कलमकारों को
कवियों को, उनके विचारों को देश और दुनिया तक फैला सके। बहरहाल शुक्रिया मेघराज जी का। मैं फिर से चाहूँगा कि जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि बेटियों के जगाने के लिए कोई ऐसी आपके अंदर में नई ऊर्जा, नई संचार जो आज के परिदृश्य में जो बेटियाँ हैं वो हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपनी नाम बुलंदी की ओर ले जा रही हैं। तो उनको जी। एक चेतना भरी और एक उनमें जोश भरने के लिए मैं चाहूँगा कि उनको समर्पित करने के लिए कोई कविता आपके पास हो तो वो हमारे दर्शकों तक सुनाएँ। जी, 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 ज़रूर। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। अ, जो घटना घटी थी अ, मनीषा वाल्मीकि बहन है, उनके ऊपर तो जी, जी, जी। उस घटना ने मुझे इतना व्यथित कर दिया था, मैं इतनी तकलीफ में था कि मैं 2 रात तक सो नहीं पाया। अ, और जिस तरह से घटनाक्रम घटी शासन के द्वारा और जो वहाँ की न्यूज़ जो हमारे तक पहुँचती थी, उससे काफ़ी व्यथित हो गया। तो मैं उसी उन्हीं के लिए लिखा था, एक समर्पित उनको समर्पित और देश की सभी बेटियों को समर्पित करते हुए एक रचना आपको जी, समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा जी। कि फिर किस फिर किसी की आबरू लूटी गई है। सुनिएगा, ये एक चलचित्र की तरह मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक छंद है कि फिर किसी की आबरू लूटी गई है, आंख में आंसू लिए रोती गई है, देख कर चुपचाप है सब औरतें भी, लांघ क्यों जाती नहीं सब चौखटे भी, या उन्हें भी जात का होता भरम है, पापियों का होत ना अपना धर्म है, आ निकल कर राह में सब एक होके, शक्ति रूपी रूप को तब कौन रोके, मैं सही हूँ कल तुम्हें सहना पड़ेगा, मैं सही हूँ कल तुम्हें सहना पड़ेगा, मत कहो तुम आज कल कहना पड़ेगा, मैं नहीं थी दीपिका, मैं नहीं थी कंगना, ना दीपिका थी, माँ पिता की लाडली मैं अंगजा थी, वार भी इतने किए मेरे बदन में, जल गई मैं वेदना की उस अगन में, जीभ मेरा ले गए वो काट करके, खा गए मुझको वही सब बांट करके, चंडिका के रूप धर सब साथ आओ, पापियों को मार करके तुम दिखाओ, कह रही हूं मैं मुझे अब न्याय दे दो, वेदना से मुक्ति मुझको हाय दे दो, और मीडिया से अब कहो विश्वास कैसी, ये दिखाएंगे मुझे ये आस कैसी, देश को बदनाम भी जिसने किया है, क्यों उसी का साथ भी सबने दिया है, मौत से देखो सुता अब लड़ रही है, सांस रुक रुक कर अभी भी चल रही है, शांत शांत आखिरकार सांसें हर गई है, साथ में ही सभ्यता भी मर गई है, लाश को भी ले गए वो लाश को भी रात में वो ले गए वो, माँ पिता बिन आग मुझको दे गए वो, भारती माँ रो रही सब सोच करके, सभ्यता भी मर गई ये देख करके। अब यहाँ शुरू होती है, सुनिएगा कि मेरी वेदना जो है कहाँ तक जाती है, ये उनके ऊपर बीती हुई जो घटनाक्रम है उसको दर्शाती थी। अब यहाँ पे मेरी वेदना शुरू होती है कि जी, तेरे हिंदुओं की टोली अब कहाँ है, कृष्ण राम और दुर्गा सब कहाँ है, धर्म का अपमान भी तो हो रहा है, रात में भी रात में भी अब चिता क्यों जल रहा है,
मुंह छुपा कर रो रही पद्मावती भी, और रोती कह रही माँ भारती भी। पार कर दो द्वार अपनी चंडिका तुम, मार डालो दुष्ट को तुम बंडिका दंडिका तुम। पार कर दो द्वार अपनी चंडिका तुम, मार डालो दुष्ट को बंद दंडिका तुम। राम जी की बाण भी चुपचाप क्यों है, लग रहा अब सभ्यता पे साप क्यों है। कृष्ण जी भी आ नहीं पाए वहां पर, आबरू लुटती रही थी उस जहां पर। देव भी खामोश बैठे ही रहे हैं, नित्य के संग सब सुरा वो पी रहे हैं। देवियां भी शांत क्यों है ये बताओ, त्राही मामी कर यहाँ सबको बुलाओ। अब बचाने चल रही षड्यंत्र देखो, राख बन करके पड़ी जनतंत्र देखो। आज ये सब घटनाक्रम को देख करके अंतिम में 2 लाइन में अपनी तरफ से जी। समर्पित कर रहा हूं कि आज से भगवान मानूंगा न तुमको, आज से भगवान मानूंगा न तुमको, मंदिरों से दूर रखूंगा मैं खुद को, मंदिरों से दूर रखूंगा मैं खुद को, मंदिरों से दूर रखूंगा मैं खुद को। जी, बहुत शुक्रिया मनोज पांडे जी। आपका मन है वो मन की बातें आज के इस मंच पर आपने कही है और बेबाक रूप से कही है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज के जो हमारे युवा साहित्यकार हैं मनोज कुमार पांडे जी, जिनका उप टाइटल है मन, इन साहित्यकार की विविध रचनाओं को लेकर आप हमें आज की इस परिचर्चा पर देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश है कि आज की ये एक विशेष उनके साथ मुलाकात आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस मंच पर प्रतिक्रिया भी दें ताकि हम समय-समय पर जो विविध प्रकार के जो साहित्यकार और कवि को बुलाते हैं, उनका मनोबल बढ़ सके। आपकी एक प्रतिक्रिया से उनकी ऊर्जा बढ़ सकती है और उनको एक नई चीज़ लिखने की प्रेरणा भी मिल सकती है। तो आज का हमारा जो समय भी नज़दीक आने जा रहा है, मैं आज की इस परिचर्चा को लेकर एक कवि होने के नाते छत्तीसगढ़ के सभी तमाम कवियों को हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और किसी समय में हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से भी एक कवि सम्मेलन का आगाज़ किया जाए ताकि विविध कलाकारों को इस मंच के माध्यम से मंच दे करके उनके अलग-अलग विचारों को लेकर के इसमें एक कवि सम्मेलन का एपिसोड के रूप में हम चलाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं आज की इस प्रतिक्रिया पर अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में मनोज जी से आग्रह करूँगा कि आपकी जो आने वाली जो समय है, उस पर आपकी क्या सोच है? और समाज को क्या और नई चीज़ दे सकते हैं, नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, एक साहित्यकार कवि के होने के नाते? मैं चाहूँगा कि थोड़ी विस्तार से और अपनी बातें रखें। उसके बाद में लास्ट में हम आपके एक पसंदीदा प्रेरणा भरी अ, कविता को लेकर चर्चा करेंगे, फिर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं मनोज जी से फिर से जी। चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक प्रेरणास्पद विचारधारा हमारी नई पीढ़ी को संदेश के रूप में बात। हाँ, जी, जी। मैं इस पर थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया कि जहाँ सच होती है, जहाँ सच की प्रकाश जलती है, वहाँ पे अंधेरा खुद ब खुद दूर भाग जाता है। ये सही बात है, अगर हथियार जो है, वो सही हाथों में है, तो हथियार भी कलम का ही काम करती है। लेकिन अगर हथियार गलत हाथों में है, तो वो निश्चित ही समाज को दूषित करेगा। जिस तरह से अगर कलम भी गलत हाथों में है, तो वो समाज को दूषित करेगा। निश्चित ही ये बात कटु सत्य है और इस पर ज़्यादा टिकट टिप्पणी नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक कवि के तौर पे मैं जो है श्रृंगार के साथ-साथ श्रृंगार मेरी मूल विधा है, मैं जानता हूँ। श्रृंगार में मैं अच्छे से मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। लेकिन श्रृंगार के साथ-साथ मैं अपने देश के हालात
देश की में जो हो रही घटनाक्रम, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के भविष्य में आगे बढ़ते रहूँगा और बेबाक रूप से और निडर होकर के अपनी बात करते रहूँगा। बस क्या बोलते हैं कि उसको अ, जो बात को दबाने की कोशिश किया जाता है, कहीं से फ़ोन करवाना, कहीं से फ़ोन करना कि मैं किसी मतलब मैं बहुत सारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ा हुआ हूँ साहित्यकार वाला। तो कभी-कभी मैं अपनी कोई रचना किसी गज़ल को पोस्ट करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कुछ टिप्पणी आती है कि इस तरह से गज़ल में इस तरह का शेर मत डालिए। जो मतलब कुछ शेर ऐसे होते हैं उस तरह के शेर मत डालिए। तो मैं बोलता हूँ यही यही शेर तो इस गज़ल की जान है। अगर आपको आपत्ति है तो आप विधिवत कीजिए। तो इस तरह की बाधाएँ आते रहती है, तो इस बाधाओं से हमें निडर होकर के पार करना है और बाबा जी के आशीर्वाद हमारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला दिन अच्छा होगा, यही आशा है, यही विश्वास है। जी, और चूँकि मैं सिंगारिक हूँ, सिंगार में एक मुक्तक 4 लाइन का मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जी, उनसे मिली नज़र तो मुझे प्यार हो गया, उनसे मिली नज़र तो मुझे प्यार हो गया, ये रिश्क है तो यार बड़ा रिश्क हो गया। मरना अगर पड़े तो कोई बात नहीं है, मरना अगर पड़े तो कोई बात नहीं है, जीना उसी के साथ है ये फिक्स हो गया, जीना उसी के साथ है ये फिक्स हो गया। ये जो श्रृंगारिक कवि होते हैं, वो उनकी विधा अलग होती है। श्रृंगार के साथ-साथ हम श्रृंगार के साथ-साथ देश की हालात को कैसे अपनी कविता में, अपनी गज़ल में शामिल करें, ये हर रचनाकार को आनी चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जी, बहुत बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस फ़ेसबुक लाइव वार्ता पर जुड़े मनोज खांडे मंजी, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, साहित्यकार और कवि हैं, जिनसे हम आज 1 घंटे उनके साथ इस परिचर्चा पर हम लोगों ने विस्तार से उनकी शुरुआत से लेकर अभी तक की यात्रा के बारे में हम चर्चा किए और आज का ये एपिसोड आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमें लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएँ। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह, डॉक्टर कृपाल सिंह जी और जसवीर भाटी साहब का स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें समय प्रोवाइड किया और हमारे साथ अपना कीमती समय निकाल कर के इस परिचर्चा में भाग लिए, फेसबुक लाइव में परिचर्चा में भाग लिए। मनोज कुमार खांडे और मन जिसे हम मिल कर के बहुत हमारा मन गदगद हुआ है और देश में मन की बातें भी होती है। तो बहरहाल आज के मन की बातें हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बेबाक रूप से अपनी बात रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, शुक्रिया, वाहेगुरु जी का खालसा, जी, जी, बहुत वाहेगुरु बहुत-बहुत जी की धन्यवाद। फतेह। बहुत धन्यवाद।